अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। सो होम्योस्टेसिस एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट टू बी कंपैटिबल विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस होती है ये प्लांट्स को हेल्प आउट करती है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। अब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस प्लांट्स में क्या हो सकती हैं? ये इधर सलिनिटी हो सकती है, इधर टेम्परेचर हो सकता है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकता है। सो ये सारी एबायोटिक फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनके रिस्पॉन्स में जो प्लांट अपने इंटरनल रेगुलेशंस करता है या इंटरनल फंक्शंस को मैनेज करने की कोशिश करता है ताकि वो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट ख़ुद को एडजस्ट कर सके। तो वो सारी चीज़ें प्लांट्स में होम्योस्टेसिस के टॉपिक के अंदर आती हैं। अब जो सिग्निफिकेंस क्या है होम्योस्टेसिस की प्लांट्स में, तो होम्योस्टेसिस अलाउस प्लांट्स टू विथस्टैंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर सच एज ड्राउट, सलिनिटी एंड टेम्परेचर चेंजेस। वही बात जो हमने पहले की कि ये प्लांट को इनेबल करता है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर्स के अगेंस्ट खुद को एडजस्ट कर सके। और इफेक्टिव रेगुलेशन लीड्स टू इन्हेंस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल वाइटैलिटी, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीशीज़। कि अगर एक प्लांट खुद को एक इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, तो उस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा और ओवरऑल उस प्लांट का सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। अब अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली प्लांट जो है वो अपना वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। अब प्लांट अपना वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही सिंपल है कि वो अपनी सोल्यूट कंसंट्रेशन को या तो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा या फिर वो वाटर अपटेक को मैनेज करने की कोशिश करेगा थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। प्लांट्स के अंदर कुछ उनके लीव्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जिनके थ्रू वो वाटर रिलीज़ को या लॉस को मैनेज करता है। उसके अलावा उसकी रूट्स जो हैं प्लांट को इस काबिल बनाती हैं कि वो वाटर अपटेक को मैनेज कर सके। तो इन स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ या इन स्पेशलाइज पार्ट्स के थ्रू प्लांट अपना वाटर अपटेक एंड वाटर लॉस मैनेज करता है ताकि उसका टारगेट प्रेशर मेंटेन हो सके और प्लांट जो है वो प्लांट की हेल्थ ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो सके उस चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। अब इन प्लांट की वाटर रेगुलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो प्लांट की ग्रोथ के नतीजे में है कि प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव होती है, फोटोसिंथेसिस जो है वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और अगर वाटर इफेक्टिवली रेगुलेट होगा प्लांट में तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट भी इफेक्टिवली मैनेज होगी और वो प्लांट जो है वो रिजिलियंट तस्वर किया जाएगा उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। और प्लांट को ये सारी खसूसियात इस काबिल बनाती हैं कि वो डाइवर्स काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सके। अब प्लांट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर एडजस्टमेंट्स एंड बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट कि वो कैसे ख़ुद को मुख्तलिफ हैबिटेट्स में एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि या तो पानी के अंदर रहते हैं या वो पानी के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर लिलीज इसकी कॉमन एग्जांपल है जो कि वाटर के ऊपर होती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज दे आर लिविंग इन दी एक्वेटिक कंडीशंस। सो इनको अपने वाटर अपटेक को लिमिट करना होता है अपने टारगेट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और अपने वाटर को रेगुलेट करने के लिए। सो इसके लिए उनकी जो लीव्स होती हैं उनके वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं ताकि वो वाटर को रिपेल कर सकें, विच मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक एंड देयर लाइफ साइकिल इज अडाप्टेड टू फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स शोकेसिंग रेजिलियंस इन एक्वेटिक हैबिटेट्स।
देन देयर आर मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स आर दोज प्लांट्स जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, कि वहाँ वाटर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। अब उनको क्या करना होता है कि अपने वाटर को इस तरह से बैलेंस करना होता है कि दे नीड टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस, कि उनको एक्सेसिव लॉस को भी प्रिवेंट करना है, लिमिट करना है, और सफिशेंट वाटर भी अब्जॉर्ब करना है ताकि वो उस मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो इनके एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम इनका बहुत फैला हुआ होता है ताकि वो अच्छे तरीके से वाटर को अब्जॉर्ब कर सकें। उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं कि अगर इन केस वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है या वाटर को हमने एक्सेस वाटर को हमने रिमूव करना है तो वो एफिशिएंटली थ्रू ब्रॉड लीव्स रिमूव किया जा सके। उसके अलावा उनके क्यूटिकल भी ऐसे होते हैं, देयर क्यूटिकल्स आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट कि अगर हमने वाटर ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है तो उस कंडीशन में हम वाटर की लॉस को प्रिवेंट कर सकें। अब ये प्लांट्स यूजुअली ऐसे होते हैं कि इनकी ग्रोथ पैटर्न्स इस तरह से होते हैं कि in various seasons और in different seasons ये different kind of growth pattern show कर रहे होते हैं। For example इसके common example ये है कि कुछ plants spring season में bloom करते हैं and during autumn season वो अपने leaves को shed कर देते हैं। So ये mesophytes की basically एक strategy होती है एक moderate kind of environment में survive करने की, because they go through the period of dormancy and growth. देन देर आर ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, लाइक दे आर काइंड ऑफ डेजर्ट्स, ऐसी एरिड इन्वायरमेंट जो कि बंजर ज़मीन होती है जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। सो ऐसे प्लांट्स के फीचर इस तरह से होंगे कि ये वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे और वाटर रिटेंशन को मैक्सिमाइज़ करेंगे। अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे हैव अ थिक वैक्सी क्यूटिकल्स, डीप रूट सिस्टम्स एंड रिड्यूस लीव सरफेस एरिया टू प्रिवेंट वाटर लॉस। उन्होंने अपने लीव्स के स्ट्रक्चर्स को, क्यूटिकल्स को, सारे ओवरऑल जो मैकेनिज्म है उनको ऐसे तरतीब दिया हुआ है कि वो वाटर लॉस उनमें बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है। उनके स्टोमेटा संक हुए हुए होते हैं और इस तरह से होते हैं कि इफेक्टिव गैशियस एक्सचेंज तो हो सकता है लेकिन ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगी वहाँ पर। अब जो सेकंड मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म करते हैं, विच इज़ एक्सक्रीशन। फर्स्ट वाज ऑस्मो रेगुलेशन एंड नाउ इज़ द एक्सक्रीशन। So through excretion, plant manage waste products through various mechanisms crucial for their overall health and metabolic balance. Understanding these processes highlights the importance of waste management in sustaining plant growth. कि plants भी कुछ waste generate करते हैं, कुछ waste products generate करते हैं जिनका प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है और वो एक मैकेनिज़्म होता है प्लांट्स का अपने वेस्ट को मैनेज करने का और एक हेल्दी जो है वो हेल्दी सर्वाइवल को इंश्योर करने का। अब अगर हम देखें कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट प्रोड्यूस करता है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक रेजिन्स, टैनिन्स। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं या एज अ मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंड देयर मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स वेलबींग। और इनको एक्सक्रीट कर देना बहुत ज़रूरी है अगर हम प्लांट्स की वेलबींग का एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो इनको एक्सक्रीट कर देता है फॉर अ हेल्दी सर्वाइवल। अब जो एक्सक्रीशन के दो मेन मैकेनिज्म हैं वो हैं ट्रांसपायरेशन और गटेशन। So they are essential in plant water regulation and nutrient transportation as well as the homeostasis. अगर हम ट्रांसपायरेशन को देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच द वाटर वेपर इज रिलीज फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स primarily through stomata.
and this mechanism helps in cooling the plant and maintaining the turgor pressure essential for growth. अब इस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में प्लांट जो है वो अपना वाटर लूज करता है या वाटर जो है वो रिलीज करता है। अब ये कैसा प्रोसेस है थ्रू विच के प्लांट जो है वो अपना वाटर एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है, ताकि वो अपना मेनली थ्रू स्टोमेटा एरियल पार्ट्स के मतलब लीव्स के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर वेपर्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है ताकि प्लांट को कूल किया जा सके और उसका टर्गर प्रेशर मेंटेन किया जा सके, और ये दोनों ही चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर हमारे पास गटेशन का प्रोसेस है। सो गटेशन के प्रोसेस को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इट अकर्स व्हेन मॉइस्चर इन द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स and released as liquid water through specialized structures called hydrothores. अब जो गटेशन होती है उसमें भी वाटर जो मॉइस्चर होती है या वाटर कंटेंट होता है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हाइड्रोथोर्स कहते हैं। This typically happens at night when transpiration is low and soil moisture is high. अब ये गटेशन का प्रोसेस जो है वो यूजुअली रात में होता है क्योंकि रात के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोजिंग ऑफ द गॉड सेल्स इन स्टोमेटा। लेकिन अब चूँकि सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसको रिमूव तो करना है, तो उसको हम गटेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो रिमूव करते हैं थ्रू स्पेशलाइज सेल्स नोन एज हाइड्रोथोर्स। अब इसकी सिग्निफिकेशन क्या है गटेशन के प्रोसेस की? इट हेल्प्स रिप्लेनिश वाटर कंटेंट विद इन द प्लांट ड्यूरिंग हाई मॉइस्चर कंडीशंस एंड एड्स इन न्यूट्रिएंट अपटेक. It serves as important mechanism for maintaining hydration and overall plant health. कि जब हमारे पास हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल में तो उस कंडीशंस में गटेशन का प्रोसेस प्लांट को उन कंडीशंस में अडॉप्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, और ना सिर्फ वो वाटर के कंटेंट को मैनेज कर रहा होता है बल्कि थ्रू दिस प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। So this is the overall mechanism through which the plant maintains their internal conditions. The one was the osmoregulation and the other was the excretion. So if you have any questions you could ask in the comment sections. Thank you.